हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की 24th वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ बनाए रखना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए आप यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम आपने सेशन के एंड होने के बाद आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं वो भी हमें ज़रूर से बताना है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लग पाएगा कि आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपको इन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ना है पहले, और बाद में इन ऑप्शंस को जो भी दिए हुए हैं इनको पढ़कर आपने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस, इमोशंस की यहाँ पर बात कही जा रही है कि लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि किसकी बात कही जा रही है, भावनाओं, अधिगम और यहाँ पर अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो आपको यही बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन द मोटिवेटिंग अस टू लर्न, कि जो आपकी भावनाएं हैं आपको सीखने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करती हैं या फिर उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट, कि किसी चीज़ का अगर आपको सीखना चाहते हैं तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें कितने अच्छे हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ना यहाँ पर या फिर अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये निर्भर करेगा कि आप उसमें कितने अच्छे हैं। तो क्या ये बात सही है? या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, कि आपको लगता है कि हमें सीखने के लिए भावनाओं की यहाँ पर ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है। तो क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग, की प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑलरेडी हम यहाँ पर पिछले जो हमारे 24, अगर आप देखेंगे कि हमारा 24th लेक्चर है, 3rd हमारे जो लेक्चर्स थे इनके बीच में ही ये क्वेश्चन से ये रिपीट हो चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, और जो लर्निंग है और यहाँ पर जो मोटिवेशन है, ये क्या होते हैं, इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड होते हैं, कि एक दूसरे से क्या होते हैं कि एक घनिष्ठ रूप से ना जुड़े हुए होते हैं ये सभी। तभी आप क्या करते हैं कि जो आपकी लर्निंग है आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, आपकी जो इमोशंस है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सीखना चाहते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको भी देख लेते हैं। हमारा कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसेस द चाइल्ड एबिलिटी टू। तो आपको ये पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया 22, ठीक है ना, मतलब ये कि हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये जो कोई बच्चा है या फिर मान लीजिए आप ही जो पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी एबिलिटी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। तो कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, की आपको जो सही उत्तर है उसकी पहचान करने में हमें यह पता लगता है। या फिर रिकॉल द करेक्ट आंसर, की सही उत्तर का प्रत्याय स्मरण करने में। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की कंस्ट्रक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर, की जो भी आपका सही उत्तर है उसका निर्माण करने में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, की जो आपका सही उत्तर है उसकी व्याख्या करने में। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई व्याख्या की जा रही है इस क्वेश्चन में, इनके जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ये सबसे पहले गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं की जा रही। और यहाँ पर जो आपकी कंस्ट्रक्शन की बात करी जा रही है कि इन्होंने कहा है कि हम जो भी आंसर है उसकी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोई नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर गिवन है इसी को हमने बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ना कोई रिकॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ी याद थोड़ी कर पाएंगे कि आपको ये एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम ही आ जाएगा तो आप याद करके सही आंसर देंगे। आपका यहाँ पर पेडागोजी में कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता, ये तो सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है कि रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, की सही उत्तर है उसकी पहचान करने में है, वो ये मदद करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सही उत्तर को पहचान करने वाले प्रश्न होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं 23rd क्वेश्चन है, मतलब 3rd क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें कौन सी चीज है वो शामिल नहीं होती है। तो आपको यही बताना है कि लर्निंग द कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, तो जो भी आपका कोई भी कल्चर है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। या फिर ऑप्शन नंबर 2 की एक्वाजिशन ऑफ स्किल्स, की जो भी कौशलों का अर्जन है वो होना, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, की मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। या फिर ऑप्शन नंबर डी की जेनेटिक ट्रांसमिशन, की जो भी आपका अनुवांशिक संरचना होती है वो।
तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका सोशलाइजेशन होता क्या है, तो मेनली आप जो भी आपके कल्चर हैं, बिलीफ हैं, समाज में रहने के लिए जो भी जीव, वो आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक्वाजिशन ऑफ स्किल्स भी आता है, वैल्यू ऑफ बिलीफ जो कि आपके मूल्यों और विश्वासों का अर्जन भी आता है, और आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये भी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था नॉट कि सोशलाइजेशन जो आपकी प्रोसेस है इसमें से कौन सा नहीं शामिल होता। तो जो आपका जेनेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि अनुवांशिक संरचना है, ये यहाँ पर शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही है। और आपको याद होगा जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, और यहाँ पर जो आपका सेकंड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके जो घर हैं, ठीक है ना, फैमिली हो गई, जो भी यहाँ पर आपका नेबरहुड हो गया, वो देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपको स्कूल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो किसी दिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सोशलाइजेशन यहाँ पर 3-4 और टाइप्स की होती हैं, बट वो इतना एग्जाम में पूछता नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ही काफ़ी बार जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट टर्म फ्रेजेस डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मानसिक संरचनाएं होती हैं, ठीक है, चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको यही बताना है कि ये पियाजे हैं, ये कौन सी जो है इन्होंने टर्म फ्रेज की है, किसके लिए, मेंटल स्ट्रक्चर के लिए। आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्या स्कीमाज है, जोन ऑफ डेवलपमेंट है, जीन्स है, या फिर मैचुरेशन ब्लॉक्स है। कि स्कीमा अवधारणाएं जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकास का क्षेत्र, जीन या फिर परिपक्वन प्रखंड। तो आपका जो सही आंसर है वो स्कीमा कहते हैं, कि आपके दिमाग में कुछ ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये चिंतन के निर्माण में जो होते हैं, बहुत ही इनकी मेन भूमिका होती है। तो ये पियाजे ने ये जो कह सकते हैं टर्म है वो इनके द्वारा ही दी गई है। तो स्कीमा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो आपके हो जाएंगे गलत। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। की वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। आपको ये बताना है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, कि वो अह केंद्रित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, कि बच्चे अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अडल्ट्स टू देम, कि बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा कि चिल्ड्रन आर वेरी टॉकटेटिव बाय नेचर, कि बच्चे बहुत बातूनी यानी कि बातें बहुत करते हैं इसलिए वो ऐसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं, ठीक है ना। वो क्यों करते हैं कि वो खुद को दिशा देने के लिए ऐसा काम करते हैं, कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो भी उनका है वो ऐसा करते हैं, कि दिशा देने के लिए वो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आपको यहाँ पर जितने भी आपने प्रीवियस ईयर देखे सब में ये पूछा जा ही रहा है कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता वाले, कि ठीक है ये कौन से बच्चे होते हैं, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, की जो बच्चे का जो मानसिक होता है विकास बहुत ही मंद होता है, या फिर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो होगा कि हैव लो IQ, कि जो भी बच्चे हैं निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, या फिर हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, कि जो भी बच्चे होते हैं उनको समान दिखाई देने वाले जो अक्षर होते हैं उनमें वर्णों में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, वो होता है, या फिर इजिली रिकॉग्नाइज एंड कंप्रीहेंड साइट वर्ड, कि जो भी आपके दृश्य शब्द हैं, साइट वर्ड्स होते हैं, उनको आसानी से पहचानते हैं और वो समझते हैं। तो इसमें से कौन सा जो होगा सही आंसर होगा। हम पहले बात करें गलत ऑप्शंस की, तो आपका डी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है, कि जो बच्चे यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होंगे, कोई जरूरी तो नहीं कि जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो मानसिक विकास से एकदम ही मंद होते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो बहुत ही बाकी चीजों में अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 2 भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये बिल्कुल सही है कि उनको कंफ्यूजन होती है, जो भी आपके लेटर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं जो कि लुक अलाइक्स हैं, तो उनमें बहुत ही उनको समस्याएं देखने को मिलती है, कि यहाँ पर कई बार उनको जो वर्ड होते हैं वो समझ नहीं आते। समझ आए कहने का मतलब ये कि उनको जैसे कि वर्ड है, जैसे कि डॉग एक शब्द हो गया, डिसलेक्सिया जिनको होता है, तारे जमीन पर वाली एक मूवी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो डॉग है उसको वो गॉड दिखाई देगा। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो उनको उल्टे दिखाई देते हैं, या फिर उनको पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्या आती है, बट वो एक स्टेज के बाद अगर उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा है कि जो सृजनात्मकता होती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर रीजनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि ये समस्याओं को मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की एक योग्यता होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि क्रिएटिविटी इज अ बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ ऑफ अबव 200, की सृजनात्मकता
200 से ऊपर की जो बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसी दैट रेफर टू अ स्किल दैट डिपेंड्स ऑन एक्युमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, की बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी की अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसी दैट डिपेंड्स हेविली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल इंक्लूडिंग द स्पीच ऑफ प्रोसेसिंग, की बुद्धि का एक ऐसा प्रकार है जो संसाधनों की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? क्रिएटिविटी होती क्या है? यहाँ पर आपको दो टर्में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपको मिलता है कन्वर्जेंट सी से, और एक आपको मिलेगा डी से डाइवर्जेंट। तो ये होता क्या है कन्वर्जेंट? ये जैसे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उस क्वेश्चन का सिर्फ लाइन टू लाइन ही आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप अक्सर देखते ही होंगे बच्चे जो होते हैं, आपने अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो एक ही जवाब दे देते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि आपको एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे यहाँ पर सोल्यूशन दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट सोल्यूशन से ही जुड़ी होती है। तो आपको ये मैंने तो बता ही दिया, तो इससे आप पता लग गया होगा कि डाइवर्जेंट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, की समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है, वही सृजनात्मकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, ये हमारा आज का 8th क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड कोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, वट डू यू थिंक द टीचर शुड बी रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कंटेक्स्ट। कि यहाँ पर जो बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर विशेषाकर लड़कियों की बात कही जा रही है कि विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम वो करते हैं। तो आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? जो भी उनको होमवर्क दिया जा रहा है वो उनके बारे में क्या करना चाहिए? आस्क द पेरेंट्स कि भी द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर देयर चिल्ड्रन, कि आप बच्चे को माता पिता से कहेंगे कि भाई आप इनको ना ट्यूशन लगवाएं। तो आपका क्या काम है अगर आप उनको ट्यूशन लगवा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की शी शुड गिव हार्श पनिशमेंट नॉट टू द चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, कि भाई उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। तो क्या आप ऐसा करेंगे, दंड देंगे उनको? या फिर ऑप्शन नंबर 3 द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट द लर्निंग एट स्कूल टू द चिल्ड्रंस लाइफ एट होम, कि आप शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहेंगे जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों से घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप क्या करेंगे कि टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट द लर्निंग टू स्कूल टू द जो भी चिल्ड्रन है लाइव एट होम। या फिर ऑप्शन नंबर डी की द टीचर शुड ensure that the children wake up early in the morning and stay till late to the complete their homework, कि बच्चे क्या करेंगे, वे सुनिश्चित करेगा टीचर की बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। तो यहाँ पर कौन सा जो होगा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से वो जो होगा वो जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि आप उनको ट्यूशन करवाने के लिए कहेंगे, सेकंड में कहा जा रहा है कि आप उसे कठोर दंड देंगे, ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि आप उसको जल्दी उठाएंगे कि वो होमवर्क को पूरा करे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का 9th क्वेश्चन है। ये किसकी बात कही जा रही है? इफेक्टिव क्लासरूम की, कि एक प्रभावी कक्षा में द चिल्ड्रन फियर द टीचर सिंस द टीचर्स यूजेस वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट, कि बच्चे जो शिक्षक हैं डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। तो क्या होगा ये? क्या ये ऐसा है? या फिर टीचर डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द चिल्ड्रन डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द टीचर एंड डू एज दे प्लीज, कि भाई बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वह वैसा ही करते हैं। तो क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन नंबर 3 द चिल्ड्रन लुक अप द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन है और यहाँ पर सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि द चिल्ड्रन आर ऑलवेज एनेक्सियस एंड केप्ट देयर टोज सिंस द टीचर कीप्स ऑन गिविंग रेगुलर टेस्ट टू असेस देयर एबिलिटी फॉर देयर रिकॉल, कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं कि क्योंकि शिक्षक उन्हें जो प्रयास स्मरण योग्यता का जो आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तो क्या ये होगा? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द चिल्ड्रन लुक अप फॉर द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, की यही बात है ना। इफेक्टिव क्लासरूम में होता क्या है? बच्चे थोड़ी एनेक्सियस होते हैं हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपके बच्चे होते हैं अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए जो उनका जो मार्गदर्शन है एक सहयोग हेतु जो शिक्षक है
उससे सहायता वो लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग के प्रस्तुत करना, ये क्या है? मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कोई भी यहाँ पर नॉलेज है आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप बांट कर उसको समझा रहे हैं किसी बच्चे को, तो ये क्या है? ठीक है, तो ये शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने का एक कठिन है ये। या फिर ऑप्शन नंबर 2 की मेक रिकॉल इजियर फॉर द लर्नर्स, कि शिक्षार्थियों के लिए प्रतिस्मरण का एक आसान बनाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की हेल्प लर्नर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑन, कि भाई अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ द लर्नर इजी, कि शिक्षिका के कार्य को कठिन और यहाँ पर शिक्षार्थियों के कार्य को आसान यहाँ पर बनाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो अगर आप किसी बच्चे को यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में अगर नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, डिस्कनेक्टेड वे में दे रहे हैं चंक्स ऑफ नॉलेज, तो ये क्या करेगा, उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो नहीं हो पाएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे इस सेशन को एंड करते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अगर आपको यहाँ पर कोई भी समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।